बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में उमर शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा ओडीआई मैच जो कि इस वक्त केपटाउन में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। देखना ही कि पाकिस्तान कितना टारगेट सेट करने में कामयाब होता है। पहली विकेट जो है वो 5 रन पर गिर गई है। मार्को यानसन ने अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक 50 के सिवा अब्दुल्ला शफीक के खाते में कोई बड़ी अचीवमेंट हमें नजर नहीं आई, लेकिन सिलेक्टर्स का एतमाद बहाल करने में बहरहाल वो अभी तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या फ्यूचर है, क्योंकि इस सूरत हाल में, इन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका में अच्छी तरह आप सबको याद होगा, मुझे भी याद है फखर जमान की इनिंग्स और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फखर जमान की इनिंग्स, और सीनियर कंडीशंस में फखर जमान जिस तरह से खेलते हुए आ रहे हैं, उनको टीम से बाहर निकालना, स्क्वाड में ना रखना। और खबरें यह भी थी कि साउथ अफ्रीका टूर में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल वो चैंपियंस कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि मुझे कोई फिटनेस का इशू नहीं है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। इसका साथ साथ आज जो आईसीसी की जानिब से बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी गई है, रिटर्न फॉर्म में दे दिया गया है कि जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका होस्ट पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और इंडिया अपने तमाम तर मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। लेट्स सी वो वेन्यू क्या होगा। पाकिस्तान की जानिब से जो वेन्यू दिया गया है वो तो है जी दुबई का, और दुबई में पाकिस्तान कंपैरेटिवली स्ट्रांग टीम दिखाई देती है। हमने वहां पर एशिया कप के मैचेस भी खेले और भारत को वहां पर हराया भी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज का डर है, क्योंकि एक अरसा दराज दुबई की कंडीशंस, यूए की कंडीशंस पाकिस्तान का होम ग्राउंड रही है। हमने बहुत क्रिकेट वहां पे खेली, उन कंडीशंस को हम अच्छी तरह से समझते हैं। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। आकिब कुरैशी में ज्वाइन करेंगे ऑडियो कॉल पे, वो इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में, जहां पर मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, आगे की सूरत अगले लाई अमल के बारे में बता रहे हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। और अहमद सईद ने मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। मीनवाइल जब हम आकिब से रब्ता करते हैं, अहमद सईद साहब आज के मैच से आगाज कर लेते हैं। पहली विकेट गिर गई है, क्या वैसे आपके स्टैट्स क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक ऑन व्हाट बेसिस अब्दुल्ला को हम जो है वो कैरी करें मासो एक उस 50 के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? देखें, अब्दुल्ला की स्टैट्स के ऊपर तो बात करेंगे। अब्दुल्ला का जो मोड ऑफ डिसमिसल है उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको जो है अब्दुल्ला का मसला समझ में आ जाएगा। हम इसके ऊपर बांग्लादेश में जब टेस्ट सीरीज हुई थी उस वक्त से हम इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का जो बैट है उसकी अगर आप स्विंग देखें, उसका जो जब वो बैट को आगे लेकर आते हैं तो वो सेकंड स्लिप की जानिब से ही उनका बैट जो है वो अंदर को मुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक ही तरीके से हर मैच में आउट हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका आने से कबल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में जिस आपने उनके परफॉर्मेंस की बात की, वो भी उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है एक मॉडस्ट टोटल के ऊपर आउट हुई और उस चेज को करने में कोई दुश्वारी पाकिस्तान को पेश नहीं आए। तो उस वक्त कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो उसमें परफॉर्म ना कर पाए, तो वहाँ पर अब्दुल्ला ने 50 स्कोर किया। उसके अलावा रिसेंट टेस्ट मैचेस के अंदर भी और अभी ओडीआई के अंदर भी अब्दुल्ला शफीक की यकीनन कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनको टीम के साथ कैरी किया जाए। यकीनन ये जो साइम अयूब वाला एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है पीसीबी की जानिब से कि उनको बहुत ज़्यादा मौके दिए गए, उसके बाद साइम अयूब जो है वो आकर परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शायद हो सकता है कि उसी प्रेसिडेंट को कंटिन्यू किया जा रहा हो अब्दुल्ला शफीक के साथ, लेकिन अगर एक प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो इस बात पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि उसको मुस्तकिल टीम में कैरी ऑन करके उसके ही प्रेशर में इजाफा किया जाए। तो हो सकता है कि अब्दुल्ला को जो है वो एक आध सीरीज के लिए रेस्ट दिया जाए, और शायद आई डोंट नो वाई फखर जमान को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्यों नहीं ला रहा। उनकी इंजरी के बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस बताए गए हैं, लेकिन फखर जमान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं चैंपियंस कप के अंदर, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह वो फील्डिंग में हमें नजर आते हैं, चाको चौबंद नजर आते हैं, जिस तरह से वो फील्ड करते हुए नजर आते हैं, तो यकीनन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर अब उठेंगे। और अब्दुल्ला शफीक जिस मैच की आपने अभी बात की है, इस मैच में अब्दुल्ला शफीक जो है वो 2 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए मार्को यानसन का ही शिकार हुए हैं। यूं लग रहा है कि बॉलर्स को किसी किस्म की कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही अब्दुल्ला शफीक को बॉलिंग करते हुए। ठीक है जी, भट्ट साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सिफर पे फिर से अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। इससे पहले भी देखा कि उस तरह से खातिर का कारकर्दगी नहीं रही। आपको क्या इशू फिलहाल अब्दुल्ला का नजर आ रहा है? किसी किस्म का प्रेशर है, कोई टेक्निक का इशू आ रहा है, कंडीशन जो है वो मुश्किल है, क्या आपको क्या समझ आ रही? देखिए, कंडीशंस तो सभी के लिए सेम है हमजा। अब अगर आप अप्लाई ना कर सके, अगर आप इनिशियली सरवाइव ना कर सकें या आप रन ना कर सकें, तो फिर यही वो चीजें हैं जो देखी जाती हैं आपके, और इसी की बेसिस पे आपने टीम में होना है या आपकी जगह किसी और ने होना है, ये सब कुछ तय होता है। तो आपके पास फखर जमान की ऑप्शन है, वो एक तजर्बाकार खिलाड़ी है और मैच विनर है, तो मेरा ख्याल है कि वो आपकी बेस्ट ऑप्शन है ओपनिंग पे। और अगर वो खेलते हैं साइम के साथ तो इससे ज्यादा स्ट्रेंथन होगी आपकी टीम, और अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा खुला मौका रहा है। बड़ी देर से अब्दुल्ला खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसा करने में नाकाम रहे हैं कि जिससे उनकी जो प्लेस है वो परमानेंट हो जाए इस वनडे फॉर्मेट के अंदर। सो अब मौका
उनके हाथ में है, लेकिन वो अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो जाहिर है फिर सबकी नजरें फखर जमान की तरफ ही जाएंगी, जो वैसे भी इस 11 के अंदर एक मजबूत प्लेयर हैं, लेकिन ड्यू टू सम डिफरेंट रीजंस वो अभी इस टूर पे नहीं है, बट आई एम श्योर कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम में आ जाएंगे। मुख्तलिफ रीजंस मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए। अच्छा सलमान भाई, ये अभी आप चैंपियंस कप भी कवर कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, इमामुल हक के बारे में, उनकी टीम ने मेरे ख्याल चौथा तकरीबन कंसेक्टिव मैच जीत लिया है। आपने फखर का कहा कि लेकिन एक एंड पे हमारे पास इमाम भी है, मेरे ख्याल 50+ की उनकी एवरेज है ओडीआईज में, उनको भी चांस ना देकर ज्यादती की जा रही है। और अगेन वही बात है कि अब्दुल्ला को मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल सेट कर दी जी, साइम को चांस मिले तो इसको भी मिलने चाहिए। देखिए साइम एक डिफरेंट स्टोरी इसलिए है कि एक यंग लड़का जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा, और आपने अभी हम सब ने उसको विटनेस किया भी, जब वो शुरू में थे तो हमने भी ये बात की थी कि बहुत पोटेंशियल है और बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, फिर वो बहुत सारे चांसेस मिले, वो नहीं कर सके, तो हमने भी ये कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है इतने चांसेस का मिलना, बट इवेंचुअली वो कह लें कि उन्होंने स्कोर करना शुरू किया, और इतना स्कोर इस तरीके से करना शुरू किया कि उसका मैच पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने अपनी वो जो वजूहात थी बार बार चांस मिलने की, उसकी रीजनिंग उन्होंने उसकी कह लें कि लॉजिक प्रेजेंट कर दी है। लेकिन अगर आप बाकियों की बात करें तो देखिए आपके पास इमाम और फखर ही तो दो ओपनर थे जो बड़े अरसे से खेल रहे थे इस पोजीशन पर, और रन्स भी कर रहे थे, दोनों की एवरेज भी काफी हाई थी। इमाम को तो एक टेस्ट मैच की टीम डायरेक्टर की रिपोर्ट की वजह से बाहर किया गया था टीम से कि जी आपका इंटेंट अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में, यही बात थी मीडिया में और यही इसी का तज़किरा होता रहा। बाकी उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उसके ऊपर तो इससे हटके तो कोई बात नहीं हुई। तो आई थिंक इमाम भी अच्छा बट सब वो जिन्होंने ये कहा था कि इंटेंट शो नहीं किया, वो आए, वो थोड़ा सा सर्व करके चले गए, उनके होते हुए भी कोई खातिर खा कोई कारकर्दगी नहीं रही हमारी टीम की, और अगर रही भी है तो वो टीम को क्रेडिट जाता है ना कि उन डायरेक्टर साहब को जाता है, लेकिन वो चले गए। बाद में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इमाम के लिए आवाज उठाता कि भाईजान इंटेंट तो वहां पर और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने शो नहीं किया। अब मेरिट पे आए, एवरेज की बात करें, 50+ की एवरेज पे जा रहे हैं, वो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब आप किस किस को रोक के पूछेंगे कि ये किसने किया, कितने आए और कितने गए उसके बाद। हाँ ठीक है, वो भी आए और वो भी गए, और वो तो खैर बात ही और थी। वो तो कुछ इस तरह का सीन था कि वो खुद ही आए, खुद ही अपने आप को लगाया, खुद ही अपना कुछ तय किया। बस एक ही चीज थी जो उनके हाथ में नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी, और उसकी वजह से फिर उसे जाना हुआ। तो बस आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे होता ये है कि लोग कम आते हैं अंडर प्रिपेयर्ड और इल प्रिपेयर्ड और नॉट इवन प्रिपेयर्ड। तो मसला ये है कि जब आप एक जगह आते हैं और उसके क्राइटेरियाज में कोर्सेज होते हैं और एक्सपीरियंस होता है एज अ कोच या एज अ हेड और एज समबडी हु इज गोना रन द टीम और द ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायरेक्टर, तो जब आपकी वो चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं और आप आ जाते हैं और फिर यही चीजें आपके आगे ऑब्स्टिकल्स बनते हैं, और जब कोई आप ऐसी रिजीम के साथ आते हैं कि जो जाहिर है आपके उतने करीबी नहीं होते, जब आपके क्रेडेंशियल्स पे बात आती है तो फिर आपको पता लगता है कि फलाना कोर्स भी करना है और ये वाला कोर्स भी करना है, तो फिर ये वाली चीजें होती हैं। तो बेहतर होता है कि आप एक प्रोसेस को उस तरह शुरू करें जिस तरह सब लोग शुरू करते हैं, और आप जाहिर है क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं तो आपको उसमें एडवांटेजेस मिलते हैं, आपकी एक्सपीरियंस पे कोई दो राय नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज होती है एक फील्ड में, तभी आप इतने साल गेम खेलते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए ताकि उस क्राइटेरिया की रिस्पेक्ट रह सके कि जो रखा जाता है इस काम के लिए। लेकिन चलें, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी समझ के मुताबिक चीजें की होंगी, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करता, बट द पॉइंट इज दैट बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट इमाम जो है वो टीम से बाहर हुए थे। देयर वाज नो अदर रीजन दैट वाज स्टेटेड। अच्छा, इमामुल हक के बारे में एक अभी आपने जो कि बात की मोहम्मद हफीज़ के, तो मोहम्मद हफीज़ साहब से लेकर अब तक तकरीबन 27 अफराद ऐसे हैं जो सिलेक्शन और कोचिंग के प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, और इमामुल हक ने अभी गुज़िश्ता एक इंटरव्यू में इस बात का भी शिकवा किया कि मुझे सिलेक्टर ने जो है वो कैटेगोरिकली बुलाकर ये बताया कि आपको अगर टीम में खिलाएंगे तो फिर आवाम जो है बातें करेगी। जो उनके ऊपर एक टैग लग गया था कि उनके वो जब ग्राउंड में आते थे तो पर्ची पर्ची के नारे लगाए जाते थे, उस बड़ी मेहनत से जो है उन्होंने उस टैग को हटाने की कोशिश की, टीम के लिए परफॉर्मेंसेज देने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह भट्ट साहब ने अभी कहा कि एक दो टेस्ट मैचेस के अंदर वो फ्लॉप हुए, उनको टीम से बाहर कर दिया गया, उसके बाद सिलेक्टर जो है उन्हें बुलाकर दोबारा इस किस्म की बातें जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। तो यकीनन उस एनवायरनमेंट अहमद जी मेरे हिसाब से तो फ्लॉप भी नहीं हुए थे, उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली थी उस टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान 1.5 दिन पहले हार गया था। आप सारे टेस्ट मैच इनसाइड 4 डेज हारे हैं। ऐसे मैचेस में इंटेंट की बात करना तो मैं कहूंगा परले दर्जे की वो बेवकूफी की बात है, नेग्लिजेंस है कि आप तो मैच के दिन पूरे नहीं कर रहे, आपको जल्दी किस बात की है। ठीक है, सारा जो है आपने चीजें और सिस्टम के अंदर डिस्टर्ब करके रख दी। पहले आपने फर्स्ट क्लास के साथ टिंकरिंग की, कभी पॉइंट सिस्टम के अंदर
कभी आपने पहले इनिंग 80 ओवर की कर दी, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लास में इमर्जिंग क्रिकेटर्स आ गए, उसके बाद आपके टेस्ट मैच में इंटेंट की बात करें, जबकि आप 5वें दिन का सूरज नहीं देखते टेस्ट मैच के अंदर, तो ये तो सोचने की चीज है ना, ये तो सीधी सीधी कह लें कि आप सामने हकीकत है उसको आप देख नहीं रहे, आपको तो लोग चाहिए जो लंबी पारियां लें। ये ऑस्ट्रेलिया के क्या बहुत तेज खेल रहे हैं अभी इंडिया के खिलाफ बैट्समैन, आप इनकी जरा स्ट्राइक रेट्स तो देखिए, या आप इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज देखी तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर था वो पुजारा था, जरा उसका स्ट्राइक रेट देखें वो करता क्या था। तो आपको तो बंदे चाहिए जो आपके लंबे लंबी बारियां लेके दें, टीम आपकी दूसरा नया बॉल नहीं देखती, आपको इंटेंट और स्ट्राइक रेट की पड़ी है, तो ये तो बताती है कि आप मैच्योर ही नहीं है, आपका जो जहन है, आप बोलते बहुत है लेकिन सोचते है ही नहीं उसके बरक्स। तो यही मसले पाकिस्तान के रहे हैं कि जो बंदा आता है वो देखता है कि मेरे जानने वाले कौन है, इर्द गिर्द देखते और जो दिल चाहा वो लगे, और उसका फिर पाकिस्तान को माजी में नुकसान होता रहा है, और ये चीजें ठीक नहीं है। आप अगर इतने मैच्योर नहीं है कि आपकी तैयारी रिलेट करे आपके इम्तिहान के साथ, तो आप कर क्या रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो रनिंग मैच पे बात करते हैं। भाई एक अब्दुल्ला के बैक टू बैक 2 चौके, मार्को येंसन को माशाल्लाह क्या इनिंग्स अब्दुल्ला ने पिछले मैच में भी खेली और इसमें भी जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक पास विद अस। वेलकम बैक जी, बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा ओडीआई मैच जिसमें 28 रन पर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउटर साइम अयूब जो है वो जारियाना इनिंग्स खेल रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि अपने आप को साबित किया, टाइम लिया, इनिंग बिल्ड की, और मजे का मोमेंट अहमद सईद वो था कि जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उस तरह से एग्रेशन शो नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि अभी बहुत सा काम बाकी है, मैंने मैच फिनिश करने की तरफ जाना है। इससे पहले जी अब्दुल्ला शफीक भी बात हम कर रहे थे और देख रहे थे कि फखर जमान और इमामुल हक जो है डिजर्व करते हैं, वो प्लेइंग 11 में नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को मुसलसल मौका दिया जा रहा है। तो अब्दुल्ला की बात हो रही थी, तो भट्ट साहब मैं पूछना ये चाह रहा हूं, जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो कोच को इसलिए रखा जाता है कि उसका माइंड मेक करे, उसको समझाए, उनको चीजें बताए कि इस तरह नहीं, यहां पर आप गलती कर रहे हो, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। ऑल्दो जब बहुत ज्यादा बंदा सीनियर प्लेयर बन जाता है तो कोच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या अब शायद असलम साहब बताएंगे अब्दुल्ला शफीक को कि आपका यह टेक्निक का इशू है? देखिए, एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं प्लेयर्स के साथ डिफरेंट मैटर्स के ऊपर और उनकी पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर, क्योंकि तजर्बा होता है बीइंग अ क्रिकेटर, आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं अलोंग द वे अपने टीममेट्स के साथ, तो यू लर्न अ लॉट। बट द प्रॉब्लम है कि कोई भी दुनिया का ऐसा कोच नहीं आया जो बटन दबा के फॉर्म को ठीक करे। ये एक प्रोसेस है, जब आपकी फॉर्म खराब होती है, आपकी थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होती है, कई दफा वो टेक्निकल एरर्स में की सूरत इख्तियार कर जाती है, कभी कभार गलत शॉट सिलेक्शन में आपको ले जाती है, कई बार आप की फीट मूवमेंट को वो एडजस्टमेंट को हिला देती है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग, या आपका जो जहन है वो एट टाइम्स ओवर थिंकिंग भी कर रहा होता है, जहां पर उसको बिल्कुल कह लें कि इस किसी भी फिक्र से आजाद होना चाहिए। तो यस, एक कोच जो कि बैटर रहा हो जिंदगी में, जिसने रन्स किए हो, जो इन स्टेजेस से आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म कैसे आना है, कैसे जाना है, उस दौरान को मेंटली कैसे डील करना है, वो बेहतर बता सकता है क्योंकि उसने वो काम किया होता है। बिल्कुल। शाहिद असलम साहब बड़े काबिल आदमी हैं, वो कोच एजुकेशन में हिस्सा लेते हैं, वो फास्ट बॉलर रहे अपनी जिंदगी में, बट माय पॉइंट इज के देयर इज नोबडी टू टॉक बैटिंग इन पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम, ऑल ऑफ देम आर बॉलर्स, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो अजहर महमूद हो, चाहे वो शाहिद भाई हो। तो आई थिंक द प्रेजेंस ऑफ अ बैटर कैन बी डिफरेंट मेंटल अप्रोच, क्योंकि एक आपने की ही नहीं है एक चीज, उसके उतार चढ़ाव से आप गुजरे ही नहीं है, तो हाउ डू यू डील विद दैट, हाउ यू नो द पाथवे टू दैट। तो हमने कभी देखा भी नहीं है कि ऐसा हुआ हो कि कोई जो है वो वाइस वर्सा में डीलिंग हो रही हो अदरवाइज। तो अब ये तो उन पर जिम्मेदारी है, लेट्स सी वो कैसे इसको डील करते हैं। लेकिन अब्दुल्ला का ये प्रॉब्लम काफी देर से परसिस्ट कर रहा है कि वो 8-10 बारियों में एक आधी 50 या एक आधा स्कोर कर देते हैं और उसके बाद जो है वो रन नहीं करता है। जी हम साहब। अच्छा, मैं भट्ट साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो कोचिंग की अब चूँकि बात शुरू हो गई है, तो भट्ट साहब ग्रास रूट को खुद भी कवर करते हैं माशाल्लाह, काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई है उन मामलात के ऊपर। तो हम अब चैम्पियंस कप में भी हमने अक्सर, इस चैम्पियंस कप में हमने देखा, पिछले भी हमने देखा कि फील्डिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा मसला था, और इसके हल के तौर पर आप भी ये बात आमतौर पर करते हैं कि उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक स्कूल लेवल से इसकी कोचिंग जो है वो ठीक नहीं होगी। तो क्या ग्रास रूट लेवल पर जो कोचेज हो रहे हैं, जो पीसीबी अपॉइंट करता है, उनकी भी यही सूरत हाल है कि वो जिसने जो काम नहीं किया हुआ वो बस एक कोचिंग कोर्स करे और वो जो है उसके अंदर आके इंडक्ट हो जाए? तो बच्चे किस तरह से ग्रूम करेंगे, किस तरह से वो चीज़ें जो स्कूल लेवल पर दुरुस्त होनी चाहिए उनको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? देखिए, कोचिंग जो है ग्रास रूट लेवल जो है वो
आप किसी तर्ज के भी प्लेयर रहे हों, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं ग्रास रूट पे, क्योंकि सिंपल बेसिक्स के ऊपर आपने तवज्जो देनी होती है। अब प्रॉब्लम फील्डिंग को स्पेशली लेकर यह है कि फील्डिंग मांगती है एथलेटिसिज्म, फील्डिंग मांगती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी फिटनेस के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है, आपकी मूवमेंट कैसी है, बॉल को परसीव कैसा करते हैं। और फिर आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि जिस जगह आप डाइव लगाने लगे हैं वहां पे गिरेंगे तो आपको चोट लग जाएगी। अब अगर स्कूल ग्राउंड नहीं बनाता या आपके रीजन्स में ग्राउंडे नहीं है, अगर बच्चों की हाउसिंग सोसाइटियों में ग्राउंडे नहीं है, बच्चों के स्कूलों में ग्राउंडे नहीं है, तो इसका कोच तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये काम तो गवर्नमेंट के करने का है। ये तो वो स्कूल है कि जो एक ऑरेंज डे मनाए तो हर चीज ऑरेंज करने के लिए माँ बाप से अलहदा पैसे मांग लेते हैं, फीस का एक आना ये खर्च नहीं करते। ये हर फीस के अंदर हर महीने स्पोर्ट्स की फीस अलहदा लेते हैं और पूरे साल में एक स्पोर्ट्स डे करा के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। इनसे आप ये समझते हैं कि ये आपको ग्राउंडे बना के देंगे बच्चों को, जबकि दुनिया में जितने भी बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके सबके जो स्कूल्स हैं उसके अंदर प्रॉपर प्ले ग्राउंड हैं, रग्बी के, सॉकर के, टेनिस के कोर्ट हैं, क्रिकेट के ग्राउंड हैं, और वो वेल लुक्ड आफ्टर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो स्कूल HSN है उसकी अगर आप ग्राउंड में चले जाएं तो बाहर से आने वाली टीमों के वहां पर कैंप्स लगते रहे और वहां पर वो टीमें मैचेस खेलती रही हैं। वो मेंटेन्ड ग्राउंड्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के 99.9% स्कूलों में तो ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो अब ये पॉलिसी किसने बनानी है? प्राइवेट स्कूल तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, वो तो कोविड में फीसा लेने से नहीं रुक रहे थे, उन्होंने ग्राउंडे बना के देनी है। किन संग दिलों से आपने कौन सी उम्मीदें लगाई हुई हैं? ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात इस मैच के हवाले से मजीद कर ली जाए कि बट साहब ये जो केप टाउन का ग्राउंड है, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप समझते हैं? अभी पाकिस्तान चूंकि पहले बैटिंग कर रहा है, कितना कुछ स्कोर आप समझते हैं कि इनफ हो सकता है? प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी जाए पाकिस्तानी बॉलर्स की, कितना हम स्कोर जो है वो डिफेंड कर लेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उससे ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो डिफरेंट बॉलिंग कंडीशंस थी। अर्ली सीजन का स्टार्ट था, मूवमेंट थी, पेस एंड बाउंस था। ये पिचेस ऑस्ट्रेलिया जितना तेज नहीं लग रहे हैं और काफी कंफर्टेबली यहाँ पे हमारे बैटर्स भी खेल रहे हैं। अगर आप साइम को देखें तो बड़ी शानदार शॉट मेकिंग कर रहे हैं, पिछला बॉल हो, अगला बॉल हो। खैर, उनकी फॉर्म भी आउटस्टैंडिंग है, वो खेल भी बहुत अच्छा रहे हैं। दूसरे एंड पर भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, वहां से फ्लो ना होने की वजह बाबर की फॉर्म है जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये विकेट्स अच्छे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट वो 270 टू 300 प्लस 310 तक के बीच में इनको जाना चाहिए आइडियली। और पाकिस्तान के पास बैटिंग पोटेंशियल है। अगर टॉप 6 50 ओवर खेलते हैं तो ये रन्स बिल्कुल अच्छी। कप्तान जी ने कहा कि वी विल ट्राई कि हम 280 के करीब पहुंचे, विच विल बी इनफ। जी, तो यही बात जो है वो मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये आप 200 नहीं, आप तो माशाल्लाह 300 टाप गए ना, 310 तक चलेंगे। मैं सिर्फ ये पॉइंट रेस करना चाह रहा था कि वो कह रहे थे कि 300 के नीचे 200। उसकी वजह ये है, जी जी, उसकी वजह यह है कि मैंने बात ये की है कि टॉप 6 अगर खेलते हैं 50 ओवर, तो टॉप 6 अगर खेलें तो फिर तो किसी, इसका मतलब है 2 बंदे लंबी बारी लेंगे। अगर साइम 100 करते हैं और उनके साथ 1-2 लड़के 50 करते हैं तो मेरा ख्याल है कि 310 भी जो है ना वो उससे भी आगे आप जा सकते हैं। और ये जो केप टाउन का ग्राउंड है, यहाँ पे जब रात में बॉलिंग शुरू होगी तो बॉल खासा यहाँ पे मूव करता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक मैच खेला हूँ और मैंने सेकंड टाइम बारी ली हुई है वर्ल्ड 11 के मैच में, और वहां पर पहले 15 ओवर ठीक ठाक बैटिंग मुश्किल होती है अंडर लाइट्स, तो वो एडवांटेज भी पाकिस्तान को मिल सकता है। तो इंशाल्लाह शहीनशाह अफरीदी जो है वो कुछ कर दिखाएंगे सेकंड इनिंग में। लेट्स सी क्या इसमें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अब ये जो है ऑफिशियल हो चुका है, रिटर्न फॉर्म में दे दी गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो गई। इस पर मजीद डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो दूसरा ओडीआई मैच चल रहा है। 50 रन्स पाकिस्तान की टीम कर चुकी है 8.2 ओवर्स में, और ये कंपैरेटिवली पिछले मैच से अच्छा जो है वो स्कोर चल रहा है। इस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अब जो बात करनी है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, उसमें आज जो है ना वो फाइनल आईसीसी की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा, वही फ्यूजन मॉडल और सारी चीज़ें। ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा, ना इंडिया पाकिस्तान आएगा, और ये 2028 तक का जो सारा वो शेड्यूल है ना उस पर डिस्कशन है। तो आकिब कुरैशी से जान लेते, क्योंकि नकवी साहब ने आज कोई प्रेस ब्रीफिंग भी दी है, सहाफियों को बुलाकर डिटेल डिस्कशन की और कज़ाफ़ी स्टेडियम के मामला भी बता दें, क्योंकि उसकी भी जो डेडलाइन है ना वो 15 दिन उसमें रह गए हैं। वहां की क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं आकिब से। अस्सलाम वालेकुम आकिब। आकिब सुन पा रहे हैं तो जरा आगाह करें ना, क्या सूरत हाल रही आज नकवी साहब की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में? क्या कहा गया, क्या चीजें आपके साथ शेयर की गई?
देखें हमजा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आज जो है वो गैर मामूली दौरा किया है कज़ाफी स्टेडियम का। इससे पहले उनका ये दौरा शेड्यूल नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो इस दौरे का जो कज़ाफी स्टेडियम का टूर कर रहे हैं, तो कुछ हमें खबरें ज़राए के मुताबिक मिलना शुरू हो गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला जो है वो किसी तरह सेटल हो गए हैं। और वही हुआ जिसना उनसे सवालात हुए उस वक्त, लेकिन गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की, सवालात हुए, लेकिन उन्होंने बाकायदा किसी किस्म का जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा कि सब जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और उनके जैसे ही वो कज़ाफी स्टेडियम से निकले हैं और कज़ाफी स्टेडियम से निकल के वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते साथ ही जो है आईसीसी की प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है अब हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, जिसमें जो है 2024 से 2027 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं, इसमें जो है पहले बात की जा रही थी कि वुमेन्स T20 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप शामिल नहीं होगा, लेकिन अब जो है वह बाकायदा तौर पर आईसीसी की प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि जो 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा और उसमें जो है वो उसके जो मुकाम है। आखिर ये सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में मिल गई हैं, कर दी गई हैं तमाम बोर्ड्स को डिलीवर, क्योंकि कुछ खबरें ये भी थी कि इंडिया कह रहा था कि 2026 का वर्ल्ड कप जो है ना सेमीफाइनल फाइनल तक अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो उनको इंडिया आना पड़ेगा, हम वो श्रीलंका या कोलंबो में नहीं खेलेंगे जाके। देखें आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो है वो तमाम बोर्ड्स को रिटर्न दे दिया गया है और पीसीबी के मुताबिक भी उन्होंने बताया है कि हमें तहरीरी तौर पर बता दिया गया है कि हम जो है ये इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी और ना हम फाइनल में अगर पहुंचे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में सेमीफाइनल में, तो इंडिया में वो मैचेस नहीं होंगे। उसका जो है न्यूट्रल वेन्यू होगा वो कोलंबो हो या दुबई हो, क्योंकि ज्यादा चांसेस दुबई में है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस सारे ब्रेक थ्रू में जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो बोर्ड है, यूएई का बोर्ड, उसने जो है वो सालसी का किरदार अदा किया और उन्होंने जो डेडलॉक था काफी हद तक तोड़वाने में जो है वो कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आपको पहले भी पता है कि जो आईसीसी के मेन स्पॉन्सर्स हैं उसमें ज्यादातर हिस्सा दुबई वालों का है। तो जो दुबई में ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो उनको अपना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वहां से, और गुज़श्ता अदवार में भी दुबई जो है वो मेजबानी कर चुका है। तो यूएई क्रिकेट बोर्ड ने सालसी का किरदार अदा किया और सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों बोर्ड्स को जो है मुतफिका तौर पर मनवाया है। और अब अगर आप कहें कि क्रिकेट की जीत कहना गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पहले मौकफ था कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत कोई का फैसला कबूल नहीं करेंगे, तो उसके कंपनसेशन के लिए अब आईसीसी ने जो है पाकिस्तान को 2028 का जो है T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वो दिया है। 2028 में पाकिस्तान मेजबानी करेगा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि 2028 में जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, जो आईसीसी प्रेस रिलीज में है। लेकिन जो इनके दरमियान एग्रीमेंट है वो 2024 से 2027 तक है। तो इस तरह इंडिया की वुमेन टीम जो है 2028 में पाकिस्तान नहीं आएगी। सेम लाइक जो है पाकिस्तान की वुमेन टीम अगले साल जो इंडिया में टूर्नामेंट होना है उसमें शिरकत नहीं करेगी, जबकि अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है उसमें इजलास होगा, क्योंकि अगले साल इंडिया में एशिया कप भी है, उस पर भी अभी फैसले होंगे। और मोहसिन नकवी साहब जो है जनवरी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बनने, तो अगले 2 से 3 महीनों में एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी जो है इजलास होगा, उसमें जो एशिया कप के फ्यूचर के हवाले से बातचीन होगी। चलिए इस पर एक मिनट लेते हैं। बट अभी जो साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली इनफॉर्म बैटर जो आउट हो गए, तो जिस तरह का इन्होंने शॉट खेला वो भी अभी आप देख रहे थे, अनलकी रहे। और मुफाका का आज डेब्यू था ओडीआई में और नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, इस पर पहले जरा कमेंट करते हैं। देखिए ये जो थर्ड मैन बाउंड्री पे कैच है, ये बाउंसी पिचेस के ऊपर तेज जहां पे भी गेंद आता है वहां पे बड़ा ऑन कार्ड्स होता है ये डिसमिसल। अब ये स्कोरिंग शॉट भी है और जब इसका कैच हो तो फिर कैरी भी करता है। तो मेरा ख्याल है अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो सीधा फील्डर के हाथ में गया। पिछले मैच में भी गालिबन 90 रन पे जब थे तो यहाँ पे ही एक कैच था जो फील्डर आगे आ गए थे और ऊपर से गुजर के चौका हो गया था। तो इस टाइम वो बाउंड्री पे ही रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ऑन कार्ड्स होती है, तो इसलिए एट टाइम्स जो है ना इस गेंद को थोड़ा सा इसकी बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे पहले खैर सैम ने इसी बॉल के चौके भी मारे हैं, पार्ट ऑफ द गेम। देखिए जी, नॉट एवरी डे संडे। अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। अब यह है कि सारा कुछ अब सैम ने तो नहीं करना, अब कुछ रन जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उस जवान ने बचा के रखने हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बट सब ऑफिशियली कह दिया गया है कि जनाब अब ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। बहरहाल क्या समझते हैं जीत किसकी हुई? पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि हम जनाब किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल जो है वो कबूल नहीं करेंगे। देखिए पाकिस्तान ने एटलीस्ट पहली दफा जो है कोई स्टांस तो लिया। कहीं पे इंडिया को कोई अपने कंफर्ट जोन से निकलना तो पड़ा है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये तो सबको पता है कि क्रिकेट में जो इंडिया की पोजीशन है वो इतनी मजबूत है कि अगर आप चाहते भी कि वो यहाँ पर आए और जो मर्जी कर लेते तो वो शायद ना आते पाकिस्तान, और वो अभी भी नहीं आए।
लेकिन एटलीस्ट आपने भी उनके इवेंट्स में से अपने मैचेस इंडिया से बाहर निकाल लिए, जो कि कोई छोटी बात नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आपके पिछले बोर्ड्स में से किसी की ये विल भी थी कि वो इस तरह करने जाता। वो तो चुप करके इंडिया चले जाते थे हर दफा। वो वर्ल्ड कप में भी गए, वो बाकी जगहों पर भी गए, वो बायलैटरल में भी गए, लेकिन कभी भी उन्हें रिटर्न नहीं मिला किसी चीज का। सो अगर आप इस तनाजुर से देखें तो उस लिहाज से पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी हाइब्रिड मॉडल और व्हाटएवर यू मे कॉल इट। तो अब यही है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और इंडिया भी नहीं आएगा। तो खैर एक चीज तो पहले ही हो रही थी, तो जब यही है ना कि इंडिया का इवेंट भी थोड़ा बाहर निकलेगा, तो आई थिंक इसमें गेन जो है वो बाय एंड लार्ज कोई किसी का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन डेफिनेटली पहले से ज्यादा इंप्रूव होती है। कहीं ना कहीं पावर शेयर हुई है सही साहब, जो कि इंडिया का एक वो गुरूर था कि जनाब हम जो है पैसा बहुत है हमारे पास। जी हाँ, इसमें यकीनन पीसीबी की कंसिस्टेंसी की भी दाद देनी होगी। जिस तरह मुस्तकिल उन्होंने अपने जो वो आइडिया जहन में लेकर चल रहे थे उसको उन्हें परसू किया और एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे हैं। माजी में पीसीबी में इस तरह की रिवायत ज़ाहिर है कि नहीं पाई जाती है, इस वजह से हमें पीसीबी का जो ये स्टांस है वो हमें पहले से बेहतर। जी 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 भाई साहब, ये बात है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं अहमद। मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी तो पहले भी वही था, ठीक है, पीसीबी के तमाम लोग वही थे। ये मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ये उनका स्टांस था। बिकॉज ऑफ यस, बिकॉज ही टुक अ स्टांस, ही वाज ब्रेव इनफ टू कॉल कि जी यही करना है हमने, और उससे हटे नहीं। वरना तो पिछले जो चेयरमैन है वो तो टीवी पे बैठ के अभी भी यही कह रहे थे कि यार ये ना करो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उनका ध्यान सिर्फ इस चीज में था कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो भैया जिसने स्टांस लेना होता है ना उसने ले लिया। और क्या कमाल मजेदार अंदाज में बढ़ते देखे ना, काम एंड कूल रह के कह रहे थे जस्ट वेट एंड वॉच, जो भी होगा पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो बेहतरी है पाकिस्तान के हक में। अगर किसी ने तो स्टैंड लिया ना, आंखों में आंखें डाल के बात की कि जनाब अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर हम भी ऐसे करें। बिलाशुबा ये क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है ये इस चीज का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आकिब, अगर आप साथ ही तो जरा फिर बता दीजिएगा कज़ाफी स्टेडियम की क्या अपग्रेडेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। अच्छा चलें आकिब से दोबारा से रब्ता करते हैं जी, क्योंकि 15 दिन रह गए हैं सही साहब, उसमें भी डेडलाइन में कज़ाफी स्टेडियम वाली भी। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो पाकिस्तानी फैन जो वेट कर रहे थे कि विराट कोहली हमें नजर आए कज़ाफी स्टेडियम में खेलते हुए, अब प्रॉब्ली इस मॉडल के तहत हमें शायद विराट कोहली कभी भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए नजर ना आए। तो ये यकीनन एक चीज़ जो है वो मिसिंग होगी जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए इस पूरे फार्मूले के अंदर। दूसरी बात ये जो अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो प्रॉब्ली अब दुबई के अंदर खेला जाएगा। तो भट्ट साहब अगर इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे, ये जो दुबई की कंडीशंस हैं पाकिस्तान को यकीनन ये सूट भी करती हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी वहाँ पहले से बेहतर है, तो क्या पाकिस्तान के लिए टैक्टिकली इसका कोई फायदा होगा कि ये मैच जो है वो दुबई में शिफ्ट हो गया है? देखिए पाकिस्तान को जो फायदा होना है ना वो क्रिकेट से हट के ही है कि चलो जो पाकिस्तान में कोई मैच नहीं होते थे कुछ हमेशा हाइब्रिड पे चला था, तो इंडिया भी हाइब्रिड पे जाएगा। इसके अलावा कंडीशनली दोनों टीम्स जो हैं वो दुबई से बखूबी वाकिफ हैं। वहाँ पाकिस्तान में भी मैचेस जीते, वहाँ पे इंडिया ने भी मैचेस जीते। जो 50 ओवर का एशिया कप था उसमें इंडिया जीत गई थी, जो T20 का एशिया कप था उसमें पाकिस्तान ने मैच जीता, वर्ल्ड कप में भी जीता, लेकिन इंडिया ने भी उसमें मैच जीता एशिया कप T20 में। सो मिक्स सा रिकॉर्ड है, आप किसी एक साइड की डोमिनेंस नहीं कह सकते दुबई स्टेडियम के हवाले से, क्योंकि ये मैच दुबई स्टेडियम होना, इट इज नॉट शारजा। शारजा में रिकॉर्ड फर्क है पाकिस्तान इंडिया का। तो हम जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं वहां पर टाइम ऑफ द ईयर भी बड़ा मैटर करता है कि किस टाइम पे मैच हो रहे हैं, क्योंकि अगर उधर रात के मैचों में जब ड्यू आती है तो जिसकी बैटिंग रात बाद में आती है वो बड़े आराम से मैच जीतती है टीम। तो ये डिपेंड करेगा कि कब मैच होता है और उस वक्त सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सलमान हमारे साथ मौजूद है। तो पाकिस्तान 53-2, लेट्स सी ये मैच किसके हक में जाता है। पाकिस्तान ये मैच जीतकर सीरीज जीतने में कामयाब होता है या फिर हमें डिसाइडर देखने को मिलेगा एक दिन के बाद। इस मैच पर बात करेंगे कल के शो में। आज के शो से इतना।